नमस्कार। हिंदी की दशा, दिशा और संभावनाएं। इस परिचर्चा में मेरे साथ 3 विशेषज्ञ उपस्थित हैं जो हिंदी की दशा, दिशा और उसकी संभावनाएं इस विषय पर अपने विचार रखेंगे। मेरे साथ हैं प्रोफेसर स्मिता चतुर्वेदी जो मानविकी संकाय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में संकाय सदस्य हैं। हिंदी उपन्यास, लोक साहित्य और आलोचना उनके रुचि के क्षेत्र हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे जो अनुवाद अध्ययन एवं शिक्षण विद्यापीठ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में संकाय सदस्य हैं। हिंदी आलोचना, अनुवाद अध्ययन और रामचंद्र शुक्ल उनके अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र हैं। हमारे साथ हैं श्री बनमाली सिंह जी जो उप कुल सचिव हैं सामान्य प्रशासन में। बनमाली सिंह जी यूं तो विज्ञान के अध्येता हैं लेकिन हिंदी साहित्य में उनकी विशेष रुचि है और इन दिनों राजभाषा प्रकोष्ठ के भी वे प्रभारी हैं और उसके जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उनका संचालन कर रहे हैं। आप सभी का हमारे स्टूडियोज में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदी हमारी एक ऐसी अमूल्य थाती है, निधि है जिसका बड़ा गौरवपूर्ण और स्वर्णिम इतिहास रहा है। हम सब ये भी जानते हैं कि भारत एक बहुविध देश है, यहाँ अनेक संस्कृतियां हैं, अनेक भाषाएं हैं और यही इसकी एक खूबी भी है, विशिष्टता भी है। हिंदी की इस सारे परिदृश्य में विशेष भूमिका है। आदिकाल की बात की जाए, मध्यकाल की बात की जाए, आधुनिक काल की बात की जाए, हिंदी भाषा ने विभिन्न अवसरों पर अपनी भूमिका को बड़े ही प्रभावी तरीके से परिपूर्ण किया है, संपादित किया है। आज के परिदृश्य पर यदि एक नजर दौड़ाई जाए तो हमें ऐसा लगता है कि हिंदी सचमुच में एक वैश्विक भाषा के रूप में स्थापित हो गई है। भारत के अलावा विश्व के लगभग 46 देशों में 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी में अध्ययन, अध्यापन और शोध का कार्य हो रहा है। यह भी पाया गया है कि देश की लगभग 44% जनसंख्या हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में घोषित करती है और संपर्क भाषा के रूप में तो इसकी भूमिका स्वयं सिद्ध है ही। कंप्यूटर के लिए भी हिंदी को बहुत ही उपयोगी और अनुकूल भाषा के रूप में पाया गया है और ऐसी भविष्य की संभावना है कि कंप्यूटर की भाषा के रूप में हिंदी सामने आएगी। अगर हिंदी के वैश्विक स्वरूप को ही देखा जाए तो आज जो विश्व बाजार की कल्पना की गई है या वैश्विक ग्राम की कल्पना की जाती है, उसके पीछे भी हिंदी की बड़ी अहम भूमिका है। और बहुत सारे बिंदु हैं जिन पे आज हम इस परिचर्चा में ध्यान केंद्रित करेंगे और फिर हमारा ये प्रयास रहेगा कि किस तरह से हिंदी सचमुच में हमारी उस गौरवशाली परंपरा को आज पुनः स्थापित करे जिसके लिए हम हमेशा से ही इस पर गर्व करते रहे हैं। संवैधानिक स्थिति की अगर चर्चा की जाए तो भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि हिंदी को राजभाषा के रूप में, संघ की भाषा के रूप में स्थापित किया गया है। हम इस पर भी आज गौर करेंगे कि इसकी वस्तु स्थिति क्या है और किस तरह की खास तौर पर रोजगार की, संपर्क की और एकता को बनाए रखने की हिंदी के माध्यम से क्या क्या संभावनाएं हैं। तो मैं आप सभी विशेषज्ञों का पुनः स्वागत करते हुए प्रोफेसर स्मिता चतुर्वेदी जी, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हिंदी की हम एक भाषा के रूप में आज बात करते हैं तो किस तरह का उसका इतिहास है, किस तरह उसने विभिन्न कालों में अपने स्वर्णिम इतिहास को बनाए रखा है और भारतीय संस्कृति और साहित्य को प्रचुरता से समृद्ध किया है। धन्यवाद जगदीश जी। और आपका ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदी आज की भाषा नहीं है। आज तो हम हिंदी को जिस रूप में देखते हैं उसमें अनेक आगत शब्द आ गए हैं, अनेक विदेशी शब्द आ गए हैं और हमारी हिंदी इतनी सहज है कि उन सब शब्दों को अपनाने में कोई संकोच नहीं करती है। लेकिन शुरुआती दौर में अगर देखा जाए जो हमारा हिंदी साहित्य का लगभग 1000 वर्षों का इतिहास है, 1000 वर्षों या 1100 वर्षों का इतिहास है, उसमें हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में तो उभरी ही, साथ में उसने अनेक अन्य भाषाओं को भी अपने में समाहित किया। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए लें, क्योंकि हमारे कुछ छात्र शायद साहित्य से भी संबद्ध होंगे और वो जानते होंगे कि आदिकाल में हिंदी एक अपने अलग स्वरूप में थी और अमीर खुसरो जो विदेश से एक कवि आए थे, उन्होंने हिंदी को, खड़ी बोली हिंदी को अपनी कविता में स्थान दिया। और आप सब जानते हैं कि उनकी पहेलियां, उनकी मुकरियां,
ये सब हम जानते हैं, जैसे एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, जगह जगह वो थाल फिरे, मोती उसमें से एक न गिरे, ये एक उनकी पहेली है। बड़ी सहज भाषा का। जी बिल्कुल, और इसका अर्थ भी शायद आपको पता होगा कि इसका क्या अर्थ है और इसका क्या मतलब उत्तर है। इसका उत्तर है आसमान, और वो भी तारों से भरा आसमान। यानी तारों से भरा आसमान एक उल्टा थाल है जो जगह जगह फिरता है और उसमें तारे की उन्होंने मोती के रूप में कल्पना की है। तो इस तरह से उनकी पहेलियां और मुकरियां थी। साथ ही कव्वाली के क्षेत्र में भी अमीर खुसरो ने एक महत्वपूर्ण, क्योंकि सबसे पहले अमीर खुसरो ने ही कव्वाली शुरू की और ये खड़ी बोली में थी। इसी तरह से उस समय हम देखते हैं कि अपभ्रंश का साहित्य, प्राकृत का साहित्य, पाली साहित्य, या फिर जो जैन धर्म का साहित्य था, कुछ धार्मिक साहित्य थे, और नाथ सिद्ध के साहित्य को भी हम हिंदी में ही समाहित करते हैं, उसको हिंदी साहित्य के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। आदिकाल के आसपास का जितना साहित्य। जी बिल्कुल बिल्कुल, आदिकाल का जो भी साहित्य हम मानते हैं उसको हम हिंदी में ही समाहित करते हैं और हिंदी साहित्य के रूप में हम अपने छात्रों को उनका अध्ययन कराते हैं। और यूं तो 7वीं शताब्दी से हिंदी की भाषा की कल्पना तो की ही जाती है, बिल्कुल, कुछ प्रमाण भी हमें मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं। और साथ ही आप देखेंगे कि जो हमारा आदिकालीन साहित्य है, जैसे जो रासो साहित्य है, जो वीर साहित्य है, उसमें एक कवि थे चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। यद्यपि वो हमें अभी मूल रूप में प्राप्त नहीं है, हम उसको कई बार प्रामाणिक या अप्रामाणिक भी मानते हैं, फिर भी उसमें उन्होंने जो जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, और युद्ध में लड़ाई करते समय माना जाता है कि वो पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे और उनके साथ वो युद्ध में जाते थे, और उनको युद्ध में उत्साहित करने के लिए और साथ ही उनको बताने के लिए कि कहाँ उनके दुश्मन खड़े हैं, कहाँ उनका शत्रु खड़ा है, वो इस तरह से कविता करते थे कि वो पहचान सके कि मेरा शत्रु कहाँ और मैं उन पर वार कर सकूं। तो इस तरह से जो रचनाएं हुई, अभी हम आदिकाल की बात कर रहे थे, जैसे आपने भी बताया कि 7वीं शताब्दी से ही हम हिंदी के साहित्य की का प्रारंभ मानते हैं, और उस समय जो साहित्य लिखा जा रहा था उसके बाद चर्या पद लिखे गए, और बौद्ध धर्म का साहित्य पाली में या त्रिपिटक लिखे गए, लेकिन उसके बाद जो अपभ्रंश और उसके बाद जो हिंदी आई वो एक अलग तरह की हिंदी थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि हिंदी की बहुत सारी बोलियां थी जो हिंदी क्षेत्रों में बोली जाती थी, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि हिंदी में बहुत सारी बोलियां हैं, बहुत सारी भाषाएं समाहित हैं, और उन बोलियों, उन भाषाओं के आधार पर जो हमारा आदिकाल के बाद का जो भक्तिकालीन साहित्य था वो लिखा गया, और उसमें जो साहित्यिक भाषा के रूप में भाषा मानी गई वो ब्रज भाषा थी। उसी के साथ साथ अवधी में साहित्य लिखा गया। उसमें जो विदेशों से आए हुए सूफी कवि थे, उन्होंने अवध क्षेत्र की लोक गाथाओं को आधार बनाकर अवधी में साहित्य रचना की। क्योंकि वो मानते थे, वो ये जानते थे कि अगर उनके साहित्य को सामान्य जनजीवन तक पहुंचाना है तो उन्हें वही भाषा अपनानी पड़ेगी जो उस समय के जनजीवन की भाषा थी। भक्ति काल में भी हिंदी ने एक तरह से जन भाषा की जो भूमिका है उसको बिल्कुल निभाया, और एक बहुत बड़े स्तर पर निभाया, क्योंकि ये आंदोलन अखिल भारतीय था। ये आंदोलन एक विशेष क्षेत्र का आंदोलन नहीं था, और इसमें सूफी कवियों की महती भूमिका रही। और आप जानते हैं कि तुलसीदास ने भी हमारा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा, जो आज भारत में ही नहीं, जैसा अभी आपने बताया कि लगभग 150 देशों में हिंदी के शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था है, 47 देशों में हिंदी बोली, समझी, पढ़ी, लिखी जाती है, और आप जानते हैं कि फिजी में तो हिंदी सरकारी भाषा के रूप में भी प्रयुक्त की जाती है। बहुत सारे जो दूसरे राष्ट्र हैं वहाँ पर भी हिंदी एक प्रमुख भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, और कई राष्ट्रों में तो इसको दूसरे या तीसरे दर्जे पे सरकारी भाषा के रूप में स्थान भी दिया गया। बिल्कुल सही। और यही नहीं, विदेशों की अनेक विश्वविद्यालयों में जो हिंदी के हमारे छात्र हैं, जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं, जो विदेशी छात्र हैं, वो शोध भी कर रहे हैं हिंदी में। तो यानी हिंदी का जो, और सिर्फ वो आधुनिक काल की हिंदी नहीं जो खड़ी बोली जिसको आज हम बोल रहे हैं, बातचीत के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वो भक्तिकालीन साहित्य, आदिकालीन साहित्य, जो एक बोलियों, हिंदी की बोलियों का साहित्य था, उस पर भी वो शोध कर रहे हैं, उस पर भी वो लिखते हैं, पढ़ते हैं, पत्रिकाएं निकाल रहे हैं। यानी हिंदी उनके अंदर भी रची, हमारे अंदर तो भीतर रची बसी है। हम हिंदी में ही सोचते हैं, विचार करते हैं, स्वप्न लेते हैं, हिंदी में ही हम अपना लेखन करते हैं, बातचीत करते हैं। तो इसलिए हिंदी हमारी अस्मिता की प्रतीक है। लेकिन विदेशी जो छात्र हैं या विदेशों में भी हिंदी, जब हम विदेश जाते हैं और वो हमसे मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कोई और अन्य भाषा ना बोलकर हमें नमस्ते करते हैं और पूछते हैं आप कैसे हैं। यानी वो जानते हैं कि अगर कोई भारतीय आया है तो उसकी अस्मिता हिंदी है,
तो हम उससे हिंदी में अगर बातचीत करेंगे तो ये लगेगा कि हम एक भारतीय से बातचीत कर रहे हैं। और वैसे तो ये कहा भी जाता है कि जिस राष्ट्र की अपनी भाषा नहीं होती है उसकी अपनी जुबान या वो गूंगा होता है। बिल्कुल। इसलिए अपनी भाषा पर गौरव करना, अपनी भाषा को उसका जो यथोचित स्थान है वो देना, और उसके ऊपर जो हमारी कार्यनीतियां हैं उनको उसमें संपादित करना, ये हमारा एक न केवल संवैधानिक दायित्व है बल्कि एक नैतिक दायित्व भी है। बिल्कुल। और आज हम चारों लोग बैठे हैं, हम चारों का लगभग यही अनुभव रहा होगा कि अगर हम देश के किसी भी हिस्से में जाएं तो वहाँ हिंदी में हम आसानी से अपनी बात कह सकते हैं जी। हम कोई चीज खरीदना चाहें, साधारण दुकानदार से भी हम अपनी बात कह सकते हैं। तो हिंदी एक सचमुच में हमारे पूरे राष्ट्र के बीच में न केवल एक एकता की प्रतीक है बल्कि एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को जो उनके रीति रिवाज हैं, संस्कृति है और जो उनके अलग अलग तौर तरीके हैं उनको जानने का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण माध्यम है। हिंदी जो है वो संघ की राजभाषा के रूप में स्थापित है और ऐसा प्रयास है कि हिंदी को प्रगामी रूप से उसको प्रयोग में लाया जाए और अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाए। मैं डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है वो क्या है और किस तरह से हिंदी जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है। राजभाषा के रूप में तो बढ़ ही रही है बल्कि हिंदी अपनी ऊर्जा से भी एक वैश्विक भाषा के रूप में स्थापित बड़ी तेजी से हो रही है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन संविधान ने भी इस दिशा में बहुत ही ठोस प्रावधान किए हैं। तो संवैधानिक स्थिति के बारे में डॉक्टर पांडे। शर्मा जी, जैसा अभी विस्तार से स्मिता जी ने हिंदी के परिप्रेक्ष्य को सामने रखा, राजभाषा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत के संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में प्राथमिकता दी और प्राथमिकता के आधार पर उसको आधिकारिक महत्व प्रदान किया। उस ब्यौरे में जाने से पहले मैं थोड़ा सा एक परिदृश्य उपस्थित करना चाहता हूं कि कोई भी देश एक अपने आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में एक भाषा को अपनाता है। हम अगर जिस भाषा की आज दुनिया भर में चर्चा है, संपर्क भाषा के रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लब्ध है अंग्रेजी, उसके परिदृश्य पर हम जाएं तो 500 साल पहले वहां की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी नहीं थी, इंग्लैंड की। वहां की आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा फ्रेंच थी। लेकिन बाद में वहां की सरकार ने, वहां की व्यवस्था ने ये सुनिश्चित किया कि अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बना दिया जाए और उसके बाद जिस विस्तार से उसका विकास हुआ, जितना विस्तृत भूभाग वो अपना चुकी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो लिंगुआ फ्रैंका यानी संपर्क भाषा बन गई, उस कारण से ही ये संभव हो सका। तो कभी कभी आधिकारिक स्थिति प्रदान की जाती है। अब संघ की राजभाषा के रूप में जो उसकी संवैधानिक स्थिति है उसके परिदृश्य पर हम विचार करते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी हो, इस मुद्दे पर भारत की संविधान सभा ने 4 दिनों तक बहस की। 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर और 14 सितंबर 1949 को 4 दिनों तक संविधान की राजभाषा की स्थिति को लेकर के चर्चा हुई। अनेक मुद्दे आए और अनेक ढंग से उस पर विचार किए गए। कुछ लोगों ने कहा कि क्या हिंदी उर्दू का संयुक्त रूप हो सकता है, कुछ कहने लगे कि क्यों नहीं अन्य कोई भाषा, क्यों नहीं अंग्रेजी, और फिर आखिर में निष्कर्ष के रूप में ये स्वीकृति मिली कि हिंदी को ही संघ की राजभाषा बनाया जाए और ये बहुमत का निर्णय था। अगर हम उसकी प्रोसीडिंग्स को विस्तार से पढ़ें तो बहुत रोचक बातें हैं। वहां तो ये भी विमर्श है कि संस्कृत पढ़ा जाए या संस्कृत पढ़ा जाए, इस पर भी चर्चाएं हुई है। खैर उस विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। संविधान ने भारत में संघ की राजभाषा के रूप में जो व्यवस्था दी है उसके लिए 9 अनुच्छेद निर्धारित किए हैं। अनुच्छेद 343, 344, 345, 46, 47, 48, 49, 50 और 351। अब उसमें जो व्यवस्थाएं हैं बहुत संक्षेप में, हर अनुच्छेद में क्या व्यवस्था है मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा। 343 अनुच्छेद ये सुनिश्चित करता है कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी।
दो शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता। जी, मैं ये चाह रहा था कि जो संघ की भाषा है ये थोड़ा हाँ, वही मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। वो संविधान, जब मूल संविधान जैसे आधिकारिक रूप में अंग्रेजी पाठ माना जाता है, तो अंग्रेजी पाठ ये कहता है हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ये टेक्स्ट है, वो अनुच्छेद की जो परिभाषा है उसमें ये सुनिश्चित की गई है। अब संघ की राजभाषा का मतलब ये हुआ कि जितने सरकारी कार्य होंगे, यानी यूनियन गवर्नमेंट के, रोचक बातें हैं, खैर हम संविधान पर बहस नहीं करें, लेकिन सेंट्रल और बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट और बजट, ये संविधान में कहीं नहीं है। इसके लिए जहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट हम समझते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट है, और बजट जब हम जो समझते हैं वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। लेकिन अब चलन में चीजें आ गई है, तो जब संघ की राजभाषा कहा जाता है उसका अर्थ ये है संघ के कार्यालयों में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज है उसमें पत्र व्यवहार और कार्य कैसे हों, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, ये किस भाषा में लिखे जाए। तो ये तय किया गया कि हिंदी में लिखे जाने चाहिए। लेकिन यह भी संविधान सभा को महसूस हुआ कि तत्काल प्रभाव से इसको लागू कर पाना शायद कठिन होगा, क्योंकि इसके पहले जो संघ की राजभाषा थी वो अंग्रेजी थी, और अंग्रेजी को तत्काल विस्थापित कर दिया जाए ये संभव नहीं है। तो इसलिए उसको कहा गया कि सह राजभाषा अंग्रेजी होगी, को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग 15 वर्षों तक होगा। ये 343 के अनुच्छेद 343 का प्रावधान था। 344 में ये महसूस किया गया, अनुच्छेद 344 ये महसूस करता है, बताता है कि क्योंकि इसका क्रियान्वयन जल्दी करना है और इस क्रियान्वयन को कैसे संपादित किया जाए, इसलिए एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए जो ये व्यवस्था प्रदान करे कि कैसे अधिक से अधिक तत्पर रूप से हिंदी का प्रयोग संघ की राजभाषा के रूप में किया जाए, तात्कालिक रूप से उसका समाधान कैसे हो सके। और ये भी व्यवस्था की गई कि यद्यपि 343 अनुच्छेद में ये लिखा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी होगी, लेकिन अगर ये व्यवस्था बन जाए तो उसके पहले ही पूर्णतः एकमेव राजभाषा हिंदी बनी रहेगी। अब उसमें ये गठन के एक बिंदु और 343 में कि जो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है वह भी प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन तत्काल प्रभाव से उसमें यह कहा गया कि अभी फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे रोमन में जो है 1 2 3 4 इस रूप में लिखा जाना चाहिए। तत्काल ये व्यवस्था उसमें दी गई थी, और बाद में ये प्रावधान बड़ी अच्छी बात बताई, विशेष बात बताई कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी ही उसमें लिखा, मैंने अनुच्छेद 343 पढ़ दिया, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। 344 में ये व्यवस्था थी। 345 में ये व्यवस्था की गई कि सभी प्रदेशों की, यानी सभी राज्यों की भी राजभाषा होनी चाहिए, उन प्रदेश सरकारों में कैसे कामकाज हो। तो ये व्यवस्था की गई कि वहां की राज्य सरकारें अपने विधानमंडल से, अगर मतलब एक सदनी व्यवस्था है या बाइकैमरल सिस्टम है, द्विसदनी व्यवस्था है, तो एक सदनी व्यवस्था का मतलब सिर्फ विधानसभा होती है, द्विसदनी व्यवस्था विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो वहां से प्रस्ताव पारित करके और राज्यपाल के अनुमोदन से वहां की भाषा, मुख्य भाषा को उस प्रदेश के कार्य के लिए आधिकारिक राजभाषा घोषित किया जा सकता है। 345 में ये व्यवस्था प्रदान की गई थी, ये व्यवस्था बनाई गई थी, और प्रकारांतर से बहुत सी राज्य सरकारों ने अपने अपने प्रदेशों की राजभाषाओं का प्रावधान कर दिया। जैसा हम जानते हैं, भारत में जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1956 में, वो भाषाई आधार पर हुआ था। तो इसलिए ये व्यवस्था भी थी कि सभी प्रदेशों ने अपने राज्य विधानसभा, विधानमंडल के माध्यम से अपने अपने प्रदेशों की राजभाषा घोषित कर दी। तो इस तरह से संघ की राजभाषा तो हिंदी थी, लेकिन इसके साथ साथ जो अन्य प्रदेश थे, सभी प्रदेशों की सरकारें कैसे कामकाज करें वो अपनी मुख्य भाषा के आधार पर कर सकती हैं। और 10 जो मुख्य प्रदेश आज की स्थिति में है, 10-11 प्रदेश,
उसमें जो मुख्य भाषा है वो हिंदी है, इसलिए वहां की राजभाषा हिंदी घोषित कर दी गई थी। उसके बाद 346 में ये प्रावधान है कि 346 के अंतर्गत ये व्यवस्था की जाए कि विभिन्न प्रदेशों के बीच सरकारी पत्रों का आदान प्रदान कैसे किया जाए, किस भाषा में लिखा जाए। अनुच्छेद 343 इसमें व्यवस्था है। बाद में आयोग के सुझाव पर 346 के तहत 3 श्रेणी में खा वर्गों में प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया और हिंदी भाषी क्षेत्रों के जो राज्य हैं उनके बीच पत्रों का आदान प्रदान केवल हिंदी में, जो दूसरे स्थान पर आने वाले या दूसरे वर्ग के राज्य हैं गैर हिंदी भाषी तो हैं लेकिन हिंदी को बोला समझा जाता है वहां, इसलिए पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ये व्यवस्था की गई थी कि वहां पत्र तो मूलतः हिंदी में लिखे जाए लेकिन उसका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रस्तुत किया जाए जिससे उनको सहजतापूर्वक समझने में कोई कठिनाई न हो। 347 की व्यवस्था ये थी कि हर प्रदेश चाहे तो अपने लिए सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज यानी द्वितीय राजभाषा घोषित कर सकता है। उसकी बोलने की क्षमता और जो बोली की स्थिति है उसके आधार पर यह प्रावधान बनाया गया था। जैसे कि आप लोगों में से सभी को जानकारी होगी, नहीं तो एक आश्चर्यजनक स्थिति है कि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज उत्तराखंड में संस्कृत को घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू है, दिल्ली की द्वितीय राजभाषा पंजाबी है। तो ऐसे विभिन्न प्रदेशों में सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का भी प्रोविजन कर दिया गया, उसका प्रावधान कर दिया गया है। अनुच्छेद 348 में ये व्यवस्था है कि क्योंकि वो उस समय की स्थिति थी और पूर्वाभास था या कहीं कुछ दिग्भ्रम था, संदेह था, संविधान सभा ने उस समय महसूस किया कि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और संसद के कार्यकाल में कोई कठिनाई न हो और कार्य व्यवहार को सुगमता पूर्वक चलाया जाए, तो इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ की कार्यवाही फिलहाल अंग्रेजी में होगी और उसका जो अंग्रेजी पाठ है वही प्रामाणिक पाठ होगा, अधिकृत पाठ होगा। लेकिन ये भी व्यवस्था बनी कि अगर चाहे तो संसद चाहे तो दूसरी भाषा को भी, हिंदी को अपनाने की तत्काल कोशिश करे और अन्य भाषाओं में भी जो बोलचाल की स्थिति है उसको सुनिश्चित किया जा सके और राज्य सरकार चाहे सदस्यों की मांग हो तो उनकी भाषा में, उसका उनकी प्रोसीडिंग्स में ये व्यवस्था की गई और धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होते रहे। अभी स्थिति ये है कि अंग्रेजी पाठ, ये बात सही है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया और संसद का भी यही प्रावधान है। अभी स्थिति ये है कि अगर कोई विवाद हो तो उसका अंग्रेजी पाठ ही प्रामाणिक माना जाएगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि धीरे धीरे जैसे अन्य बातों को लेकर परिवर्तन हुए तो परिवर्तन होंगे। 339 में आर्टिकल 349 आर्टिकल 349 में ये प्रावधान है। यह एक राइडर है और उसमें मैं अपनी ओर से टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये स्थिति थी, ये कहा गया कि जब तक सभी भूभाग भारत के नहीं सहजता से स्वीकार करेंगे तब तक कोई भी भाषा, चाहे वो हिंदी ही हो, आरोपित नहीं होगी। लेकिन उनकी सहमति से ये प्रयास किया जाए कि वहां हिंदी की स्वीकृति हो और हिंदी को राजभाषा घोषित करने के प्रयास किए जाए। 350 में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। किसी भी प्रदेश के जो नागरिक हैं उनको ये अधिकार है कि वो अपनी भाषा में कोई भी शिकायत या ग्रीवेंसेज है उसको लिख सकते हैं। ये आरोपित नहीं किया जा सकता है कि केवल संघीय भाषा में ही उसको लिखा जाए या अंग्रेजी में ही लिखा जाए। कोई व्यक्ति चाहे तो अपने यहाँ की बोली जाने वाली भाषा में नागरिकों को ये सुविधा अधिकार है, सहजता की भाषा में अपनी बात बिल्कुल प्रस्तुत करें। और उसके साथ साथ ये प्रावधान भी किया गया है कि बोलने वालों की संख्या के आधार पर ये तय किया जाए कि वहाँ उस भाषा की क्या स्थिति है, तो ये नागरिकों के आधार और अधिकार पर ये चीजें
छोड़ी गई है। 351 में पुनः ये बात कही गई है। एक तरह से इसको नीति निर्देशक तत्व के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन बल्कि ये डायरेक्शन है, ये एक तरह का ऑब्लिगेशन है, एक तरह का निर्देश दिया गया सरकार को, संघ को, कि वो जल्दी से जल्दी हिंदी भाषा का संवर्धन करे, विकास करे और उसके लिए प्रमुखतः संस्कृत से और अन्य भारतीय भाषाओं से शब्दों का चयन करके और नए शब्द निर्मित करे, जिससे हिंदी संघ की राजभाषा का दायित्व निर्वहन करने में पूरी तरह से सक्षम हो। तो ये स्थिति संविधान की। जी 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 पांडे जी, इसी से ही जो तकनीकी वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का जो मार्ग है वो प्रस्तुत हुआ है और आज बड़े ये गौरव का विषय है कि लगभग 56 प्रशासनिक शब्दावलियां विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों के लिए जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा तैयार की गई हैं और उनका प्रयास यह भी है कि अगर और भी विभाग चाहें तो उनकी आवश्यकता के अनुसार आयोग उनका सहयोग करेगा और तकनीकी शब्दावलियां तैयार करेगा। तो ये हिंदी भाषा को और तीव्र रूप से आगे लाने में मुझे लगता है कि एक बड़ा महत्वपूर्ण चरण या 8 लाख से ज्यादा शब्द निर्मित अभी तक निर्मित हो चुके हैं। इस संदर्भ में एक जानकारी भी मैं देना चाहूंगी। केंद्रीय हिंदी संस्थान ने भी अनेक विषयों से संबद्ध कुछ डिक्शनरी बनाई है और उसमें उन्होंने क्या जो उस विषय से संबद्ध लेखक रहे हैं या विशिष्ट व्यक्तित्व रहे हैं उनका पूरा जीवन परिचय भी दिया है। जैसे ब्रिटानिका में होता है इस तरह का विश्वकोश के रूप में और लंबा परिचय। कई बार ऐसा होता है कि जो विदेशी कुछ लेखक हैं उनका प्रोनाउंसिएशन करने में या उनका नाम बोलने में उच्चारण इत्यादि हमें समझ नहीं आता है, तो उसकी पूरी जानकारी उन्होंने शब्दावलियों में और उन अपने शब्दकोशों में दी है। जी मैं एक और अपने जो हमारे दर्शक हैं उनके साथ और जो हमारे स्टूडियोज में हमारे बीच उपस्थित हमारे अतिथि हैं ये भी बताना चाहूंगा कि भले ही हिंदी विश्व की पहली भाषा नहीं है, प्रथम रूप से बोली जाने वाली प्रथम स्थान की भाषा नहीं है, लेकिन ये सिद्ध है कि हिंदी का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके बोलने का जो विस्तार क्षेत्र है वो विश्व में सबसे अधिक है। जिस भाषा को हम प्रथम स्थान पर या द्वितीय स्थान पर रखते हैं वो संख्या की दृष्टि से हो सकता है प्रथम या द्वितीय, लेकिन जो उसका भौगोलिक विस्तार है, जैसा आप बता रहे थे कैरेबियन द्वीप हो या फिजी हो या फिर जो दूसरे अमेरिका का जो महाद्वीप है वहां पर भी हिंदी भाषी एक बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं, या फिर खाड़ी के देश हो, तो आप देखेंगे कि हर भूभाग में आपको हिंदी बोलने वाले नागरिक मिलेंगे और न केवल बोलने वाले बल्कि वहां कई देशों में तो समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी प्रकाशित हो रही हैं। बहरहाल हम अपने मूल प्रश्न की तरफ लौटते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सचमुच में जन जन का विश्वविद्यालय है और हिंदी जन जन की भाषा है। तो मुझे लगता है कि हिंदी की जो भूमिका हमारे विश्वविद्यालय के संदर्भ में है बड़ी महत्वपूर्ण है और अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है कि इससे बेहतर साधन या उपाय हमारे पास कोई दूसरा नहीं है। बनवाली सिंह जी इन दिनों राजभाषा प्रकोष्ठ का काम भी देख रहे हैं और खास तौर पे जो उसके क्रियान्वयन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर भी आपकी जानकारी है। तो मैं चाहूंगा बनवाली सिंह जी की विश्वविद्यालय किस तरह से जन जन की भाषा को जन जन से जोड़ने में हम इसका बेहतरी से प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर पाएं, किस तरह के कार्यक्रम, क्या नीतियां हैं, क्या कुछ हो रहा है? धन्यवाद सर। आपने बिल्कुल कहा, इग्नू की पहुंच, जैसा कि हमारा लोगो कहता है जन जन का विश्वविद्यालय, जी, इग्नू की पहुंच पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। हमारे जो क्षेत्रीय केंद्र, क्षेत्रीय मूल्यांकन केंद्र और अध्ययन केंद्रों के माध्यम से देश के कोने कोने में और करीब करीब प्रत्येक जिले में हमारी उपस्थिति है। इन सभी क्षेत्रीय केंद्रों, क्षेत्रीय मूल्यांकन केंद्रों और अध्ययन केंद्रों के मार्फत हम लोग हिंदी के प्रचार प्रसार को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे जो भी पत्र व्यवहार होता है इन सभी से, यहाँ तक कि जो छात्रों से होता है उसमें भी हम हिंदी को बढ़ावा देते हैं, उन छात्रों से जिनकी संख्या लाखों में है जी। तो इस तरीके से हिंदी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। उसके अलावा हमारे मुख्यालय में और अध्ययन केंद्रों पे, क्षेत्रीय केंद्रों पे, हर जगह पे जो टिप्पण प्रारूपण का है
काम है, उसमें भी हिंदी को वरीयता दी जा रही है। और जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हिंदी में कार्य करते हैं उनको लगातार प्रोत्साहित किया जाता है हमारे मुख्यालय के जो भी वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उनके द्वारा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमारे अध्ययन केंद्र माफ कीजिएगा, हमारे छात्रों को पाठ्य सामग्री इग्नू प्रोवाइड करती है और इग्नू के अधिकतम पाठ्य सामग्री हिंदी में उपलब्ध है और छात्र बहुतायत में पाठ्य सामग्री हिंदी माध्यम से ही लेते हैं, जी जी, हिंदी में लेना चाहते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं और हिंदी में ही परीक्षाएं देते हैं। तो इस तरीके से इग्नू हिंदी के क्षेत्र में पूरे देश में, देश के कोने कोने में कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय के राजभाषा क्षेत्र से हम लोगों को बराबर निर्देश आते रहते हैं हिंदी के क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम है। जी 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 वो जो भी निर्देश उनके आते हैं उनका पूर्णतया अनुपालन किया जाता है। और हम इसी क्रम में इग्नू हर वर्ष हिंदी पखवाड़ा का आयोजन करता है और इस पखवाड़े में हमारी पूरी कोशिश होती है कि न केवल हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग, जो हिंदीतर भाषी क्षेत्र के लोग हैं, उनका भी योगदान हो, इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लें और वो बड़े उत्साहपूर्ण तरीके से हर वर्ष हिस्सा ले रहे हैं, अर्थात कि हिंदी उन तक भी पहुंच रही है। तो इग्नू इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही है और हम लगातार करते रहेंगे। कुछ प्रतियोगिताएं ऐसी भी हैं जिनमें उनकी सृजनात्मक प्रतिभा भी उभर कर सामने आती है। जी जी। तो और बच्चों को भी आप जी जी इस वर्ष हम लोगों ने बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें आज के समय में केंद्र सरकार लगातार जोर दे रही है पर्यावरण पे और महात्मा गांधी जी पे, इन दोनों पे ही आधारित हम लोगों ने प्रतियोगिताएं कराई, जिसमें 4 वर्ष तक के बच्चों जी जी सत्ता भी था जी जी। और एक और इस बार नया कार्यक्रम हम लोगों ने जोड़ा है, हमारे कुलपति जी का ये निर्देश था या उनका आह्वान था कि हम इग्नू के लिए एक अपना कुल गीत की तरफ बढ़ें। उस दिशा में भी इग्नू केंद्रित गीत प्रतियोगिता एक हम लोगों ने आयोजित की है। अपने सभी अधिकारी, कर्मचारी और छात्र सभी इसमें अपने गीत दे सकते हैं और उस दिशा में बढ़ने का ये एक पहला कदम है। इस तरह के कई नए प्रयोग लगातार किए जा रहे हैं इग्नू के द्वारा। मैं बनमाली सिंह जी, आपकी अनुमति से ये भी बताना चाहूंगा कि आपके प्रकोष्ठ से लगातार कार्यशालाएं और शिक्षण के भी कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, जिसमें विभिन्न स्तरों के जो कर्मचारी, अधिकारी, संकाय सदस्य लगातार उनमें अपनी प्रतिभागिता करते हैं और हिंदी को जिस रूप में हमें आगे बढ़ाना चाहिए, जिस रूप में उसको गति देनी चाहिए, मुझे लगता है उसमें उनका यथोचित सहयोग जी मिल रहा है। और लगभग मुझे लगता है जितने परिपत्र आते हैं वो भी हिंदी में अनुदित होते हैं। जी जी, मतलब हिंदी के अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में आ रहे हैं। और जैसा आपने जिक्र किया कि 30 लाख से अधिक हमारे छात्र हैं, तो उनके जितने आवेदन, जितने प्रतिवेदन, जितने उनके अनुरोध हमें मिलते हैं, उनमें से जो हिंदी में है उनकी तो जाहिर है कि अनिवार्यता है हिंदी में ही उनका जवाब दिया जाता है। लेकिन यथासंभव अगर अंग्रेजी में भी है तो हिंदी में भी कुछ शब्द जो है उसके डाले जाते हैं, ताकि अगर सहजता से उनका प्रयोग किया जा सके और अपना आशय उनके माध्यम से व्यक्त किया जा सके, तो ये प्रयास भी जारी है। जी डॉक्टर स्मिता, हम बात कर रहे थे कि हिंदी का जो, जैसा आपने जिक्र किया, खासतौर पे आदिकाल और मध्यकाल के स्वर्णिम दौर का जिस तरह से साहित्य रचना हुई, हिंदी ने सचमुच अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय भाषा इस दृष्टि से भी बनाया है कि शायद विश्व की कोई ही भाषा होगी जिसके शब्द आपको हिंदी के दैनिक या रोजमर्रा के प्रयोग में आपको नहीं मिलेंगे। उसमें अंग्रेजी भी शामिल है, तुर्की है, फ्रेंच है, अरबी है, फारसी है और भी दूसरी भाषाओं के लैटिन है। तो बहुत सारे जो ऐसे शब्द हैं वो सहज रूप में हिंदी में स्वीकार्य हो गए हैं। तो क्या हम ये माने कि हिंदी की दृष्टि बड़ी व्यापक है, संकुचित नहीं है? और दूसरी बात यह है कि सचमुच में इसकी वैश्विकता के पीछे ये कारण है कि जितनी तेजी से हिंदी ने अपनी शब्द संपदा को समृद्ध किया है, ये सचमुच में एक बड़ी वैज्ञानिक भाषा है, बड़ी समावेशी है, सभी को अपने साथ मिलाना चाहती है, क्योंकि शब्दों के माध्यम से हम संस्कृति को भी अपने गले लगा लेते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगा कि हिंदी ने खास तौर पे
स्वाधीनता संग्राम के जो विभिन्न चरण थे उनमें भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उसके बाद जो जिसको हम जागरण या पुनर्जागरण काल की बात करते हैं, उस दौर में भी हिंदी का एक बड़ा बहुत ही ठोस और समृद्ध साहित्य हमारे सामने आता है। और हिंदी ने उन दिनों अपनी जो उसकी एक राष्ट्रीयता के आंदोलन की भूमिका थी, मुझे लगता है उसको भी उसने बड़ी बखूबी निभाया है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर शर्मा, आपने जो बिंदु उठाए हैं ये सच में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी की 2-3 विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो आपने जो बताया कि हम हिंदी में आगत शब्द बहुत सारे हैं, सभी भाषाओं के शब्द इसमें आते हैं। इसी तरह से बहुत सी भाषाओं के, भारतीय भाषाएं तो हमारी समृद्ध हैं ही, उनका प्रचुर साहित्य है। और फिर बोलचाल में एक व्यक्ति, क्योंकि भारत में अगर कोई व्यक्ति रोजगार की दृष्टि से अपने शहर से निकल के या अपने गांव से निकल के बाहर जाना चाहता है तो वो एक दूसरे शहर में जाता है आगे पढ़ने के लिए, रोजगार करने के लिए। और ये ऐसा होता है कि वो वहां की भाषाओं के कुछ शब्द अपनी बोलचाल की भाषा में अपना लेता है। अगर कभी वो साहित्य की रचना करे या इस तरह से कहीं वो बोले, कहीं भाषण दे, कहीं अपनी अभिव्यक्ति करे, संभाषण करे, तो वो उन शब्दों का सहज ही प्रयोग करता है। और आप आश्चर्यचकित होंगे कि उन शब्दों का प्रयोग हमको अटपटा नहीं लगता, क्योंकि लगते हैं कि वो शब्द हमारे जीवन में रचे बसे हुए हैं। इसी तरह से आप जैसे विदेशी शब्दों की बात कर रहे थे, उन शब्दों को, क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम अनुवाद कर ही नहीं सकते, तो सांस्कृतिक उनकी सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक होते हैं वो शब्द। तो अब जैसे हिंदी में एक शब्द है लूट, अब वो लूट अंग्रेजी की डिक्शनरी में भी चला गया है, क्योंकि उसका कोई अनुवाद नहीं हो सकता है। इसी तरह से कुछ शब्द ऐसे हैं, एक शब्द है सोंधा, सोंधापन। तो जब मिट्टी पर पानी की बूंद पड़ती है तो एक जो खुशबू उठती है, या जब रोटी बनती है गैस पर या चूल्हे पर ताजी ताजी, उसकी जो एक खुशबू होती है वो अनुभूति है, उसको हम बता नहीं सकते। तो वो जो सोंधा शब्द है ना, उसका कभी भी अनुवाद नहीं किया जा सकता। वो सोंधा शब्द हमारी अनुभूति का प्रतीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे अनुभूति में समाहित हो गए हैं। जैसे तृप्ति के लिए अगर हम किसी शब्द को, हमने भोजन खा लिया, हम भोजन से तृप्त हो गए हैं, तो हम कहते हैं अब हमने छक्कर भोजन कर लिया है। विदेशी भाषाओं में या अन्य भाषाओं में अगर उनका अनुवाद किया नहीं हो पाता है तो सांस्कृतिक शब्दों के रूप में उनको जस का तस ले लिया जाता है और अंततः वो उस डिक्शनरी के शब्द बन जाते हैं। तो ये इसीलिए एक ये विशेषता आप जो अभी बता रहे थे कि हिंदी में अन्य भाषा के शब्दों को समाहित करने की एक बहुत बड़ी क्षमता है। और यही कारण है कि हिंदी सहज भी है, सुबोध भी है, सरल भी हो गई है। और हिंदी एक बहुत सारे शब्द भंडार, उसका शब्द भंडार जो है वो बहुत विस्तृत हो गया है, सीमित नहीं है। उसके शब्द भंडार में बहुत सारे शब्द आ गए हैं। अब रही बात राष्ट्रीय आंदोलन की। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदी ने एक बहुत बड़ी भूमिका इस संदर्भ में निभाई, क्योंकि साहित्य जो होता है वो किसी भी युग के सामाजिक सरोकारों, उस समय की राजनीतिक उथल पुथल, सांस्कृतिक जो भी घटनाएं घट रही होती हैं, उन सबको वो अपने माध्यम से वो अभिव्यक्त करता है। और आज अगर हम इतिहास को पढ़ें, और इतिहास में कुछ चीजें आप देखेंगे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें इतिहास के माध्यम से नहीं, साहित्य के माध्यम से दिखाई देती हैं। जैसे अगर हम कविताओं को देखें, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते थे कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को उन्नति को मूल। मतलब अपनी भाषा की अगर हम उन्नति करते हैं, जब हम अपनी, वही हमारी अस्मिता का प्रतीक होता है, तभी हम हर तरह की उन्नति अपने जीवन में कर सकते हैं। और हिंदी के बोलने, समझने, पढ़ने वाले एक विस्तृत हमारा समाज है, वो सबसे अधिक है, सबसे अधिक है की दृष्टि। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और जैसा कि अनेक विश्वविद्यालयों में लोग हिंदी पढ़ना, लिखना, समझना चाहते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, अनुवाद करते हैं उनका, तो हिंदी इसी तरह से उस बड़े भूभाग में और बड़े समुदायों के बीच में प्रचलित होती जा रही है। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो हमारे जो महात्मा गांधी थे, और वो ये मानते थे और कहते थे कि समस्त भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का सामर्थ्य केवल हिंदी भाषा में। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज जो हम संपर्क भाषा की बात करते हैं, आज जो हम अपने ऐक्य की बात करते हैं, उसमें हिंदी एक बहुत, सभी भारतीय भाषाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हर व्यक्ति हर भाषा को सीख नहीं सकता है। लेकिन एक ऐसी राष्ट्रभाषा है जो सभी जानते और समझते हैं, और उसमें सभी भाषाओं के शब्द समाहित हैं, इसलिए उसको बोलना, समझना, बताना आसान भी है। इसी तरह से जब हमारा राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था और अनेक कवि आए, जैसे मैं हिंदी
की प्राध्यापिका हूँ, तो हम कुछ आंदोलनों के संबंध में जानते हैं, जैसे छायावाद हुआ, उत्तर छायावादी साहित्य आया, उससे पहले आपने पुनर्जागरण काल की बात की, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो इन लोगों ने अपने साहित्य के माध्यम से उन बारीकियों को पकड़ा, मतलब सामान्य जनता को वो बारीकियां, क्योंकि वो जानते थे कि अधिक से अधिक जनता हिंदी पढ़ लिख समझ सकती है, तो उन्होंने सामान्य, जैसे अमीर खुसरो की मुकरियां और पहेलियां हैं, वैसे भारतेंदु की भी हैं। मुझे पूरी तरह से शायद ध्यान ना आए, आप शायद मुझे ठीक करें। भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन धन मुँह से, क्यों सखी सज्जन, सखी पूछती कि अरे सज्जन है ऐसा, तो कहते नहीं अंग्रेज। तो वो अंग्रेजों को इस तरह से उनकी बताने के लिए कि उनकी क्या, वो हमारे साथ कर क्या रहे हैं, चेतना जागृति का जो कार्य है, बिल्कुल चेतना जागृति का कार्य, और वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, आप जागिए इसको लेकर, जी वो जागृति का कार्य कर रहे थे। उसी तरह से जब हम उत्तर छायावादी कविता में एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता देखते हैं, तो उसमें है कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। मतलब वो ऐसे छंदों में लिखी गई कविता है जिसको ऐसा बोला ही जाएगा, हम इस तरह से उसको सुनाएंगे ही, और इससे एक उत्साह का संचार होता था, इससे एक जागृति आती थी, जो सुनता था, जो पढ़ता था, जो सुनाता था, उसमें एक उत्साह का संचार, अपने देश के प्रति एक लगाव महसूस, कर्तव्य को हम किस तरह निष्पादित करें, उठें और जागृत हों और अपने कर्तव्य को पहचानें। बिल्कुल, और इसका आह्वान भी हिंदी जो है हमें लगातार कराती रही। बिल्कुल, और साहित्य के माध्यम से अतीत की गौरव गान किया गया, जो आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने किया अपने साहित्य में, जो उनके नाटक थे, उन्होंने अतीत का गौरव, हमारा भारत क्या था, अरुणिय मधुमेह देश हमारा भारतवर्ष इतना सुंदर था, उसमें क्या क्या होता था, आज हमको पुनः वो भारत वापस लेकर आना है, पुनः हमको स्वाधीनता प्राप्त करनी है। इसी तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय कार्यकर्ता थी, कई बार वो जेल भी गई, बालकृष्ण शर्मा नवीन भी कई बार जेल गए, वो राष्ट्रीय आंदोलन में उतरे हुए थे। झांसी की रानी कविता हम सब ने स्कूल में, कॉलेजों में हर स्तर पर पढ़ी होगी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये सब साहित्य जो था, ये उस समय एक जागृति का, एक चेतना का कार्य, यानी जिस दौर में जिस तरह की भूमिका की आवश्यकता थी, हिंदी भाषा ने उसको बखूबी निभाया है। मैं डॉक्टर पांडे आपसे जानना चाहूंगा कि जब हम हिंदी की सार्वदेशिकता की बात करते हैं, उसके सार्वभौम होने की बात करते हैं और उसकी वैश्विकता की बात करते हैं, तो इस रूप में हिंदी कहाँ पहुंची है? थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हम अपने प्रश्न भी इस संदर्भ में जोड़ें, लेकिन उसके पहले आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी। शर्मा जी, जैसे हम हिंदी की प्रकृति की बात अभी कर रहे थे कि उसकी प्रकृति ये है कि वो समावेशी प्रकृति की है, सर्वग्राही प्रकृति की है, बहुत इंक्लूसिव नेचर है उसका भाषा की दृष्टि से। थोड़ा सा अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, हिंदी अंग्रेजी में भाषियों की संख्या की दृष्टि से स्पर्धा होती रहती है, संयोग दुर्योग से यहाँ वहाँ होता है, तीसरी स्थिति में पहुंच गए हैं। कोई बात नहीं, शायद हम फिर दूसरी में पहुंच जाएंगे। पहली पर तो चीनी भाषा है मंदारिन, उसके बाद इस समय तो अंग्रेजी की स्थिति है, तीसरे पर हम लोग आ गए हैं। लेकिन ये उतार चढ़ाव हर वर्ष चलता रहता है, कभी किसी भाषा की स्थिति होती है। एक दृष्टि से हिंदी की महत्ता रेखांकित करने की जरूरत है कि हिंदी भी समावेशी प्रकृति की है, और जैसे भाषा के संदर्भ में अगर हम बात करें, हिंदी में अभी जो मुझे लगता है, पहले आपके प्रश्न का उत्तर, उसके बाद एक बात मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूँ कि सार्वदेशिकता इस अर्थ में है कि हिंदी भारत में लगभग 700 विश्वविद्यालय, लगभग 500 विश्वविद्यालय, कुछ निजी विश्वविद्यालयों को छोड़ करके उसमें हिंदी की शिक्षा दी जाती है, और उससे संबद्ध कॉलेजेस को अगर जोड़ लिया जाए, महाविद्यालयों को, तो लाखों ऐसे संस्थान हैं, स्कूल कॉलेज को मिला दिया जाए जिसमें हिंदी का शिक्षण किया जाता है। ये साहित्य की दृष्टि से, और व्यवहार की दृष्टि से जो हिंदी भाषा, यानी उसको कार्यालयी प्रकृति या उसको कहिए अनुप्रायोगिक हिंदी, जो अप्लाइड हिंदी है, फंक्शनल हिंदी है, उसका प्रयोग ज्यादा रोचक हो रहा है, क्योंकि उसमें रोजगार की संभावनाएं हैं, उसमें विस्तार की प्रकृति उभरती है। जैसे भारत का जो जनसंचार केंद्र है या जो मीडिया सेक्टर है, इसकी दृष्टि से देखें तो जो जितने चैनल्स हैं, जितने अखबार हैं, उनकी संख्या, उनके पाठकों की संख्या की दृष्टि से देखें तो 54 करोड़ लोग तो स्वतः हिंदी बोलते हैं, स्वतः, जो उसके नेटिव स्पीकर लगभग कहे जा सकते हैं,
और जो मतलब जिनकी एक तरह से सेकेंडरी लैंग्वेज है, अगर उनको भी शामिल कर लिया जाए तो देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं जहां हिंदी भाषी लोगों की संख्या न हो। विश्व के लगभग सभी पटल पर हिंदी भाषी लोग हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि हिंदी संपर्क भाषा तो लगभग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन गई, हिंदी साहित्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। एक सीमा है जो हिंदी ज्ञान की भाषा भी नहीं बन पाई है, और ज्ञान की भाषा वो तब होगी जब मूल लेखन हिंदी में होगा। दूसरी बात ये है कि जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, चाहे वो नॉलेज टेक्स्ट हो, चाहे वो रिसर्च के टेक्स्ट हो, यानी ज्ञान और शोध के जो श्रेष्ठतम कार्य हैं, वो या तो हिंदी में हो या हिंदी में सहजता से उपलब्ध कर दिए जाए। जैसे मैं रोचक बातें बताऊंगा कुछ, जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए गए वो कोई भी अंग्रेजी में नहीं है। जैसे कार्ल मार्क्स की बात करें तो उन्होंने जर्मन में लिखा, और मान लीजिए कि अभी डेरिडा का जो रिकंस्ट्रक्शन का पूरा सिद्धांत है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, वो फ्रेंच में लिखा गया था, उसका अनुवाद गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने अंग्रेजी में किया। तो ये कोई अनिवार्य शर्त नहीं है कि सारा ज्ञान केंद्र संपूजित होगा केवल अंग्रेजी में, नहीं, किसी भी भाषा में हो सकता है। जर्मनी में भी, जर्मन भाषा में, फ्रेंच में अगर हो सकता है तो हिंदी में क्यों नहीं हो सकता? जापान और रूस के उदाहरण है। चीनी भाषा में बहुत से कार्य हो रहे हैं। तो एक दृष्टि ये है कि मीडिया, संचार के, सिनेमा और जो अन्य क्षेत्र हैं उससे हिंदी में रोजगार की संभावनाएं प्रबल हुई हैं। शिक्षण क्षेत्र ने रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान किए हैं हिंदी भाषियों के लिए। लेकिन जरूरी ये है कि लैंग्वेज ऑफ नॉलेज तो बने, लैंग्वेज ऑफ हेजेमनी बनने की कोशिश हिंदी न करें, क्योंकि अंग्रेजी ने वर्चस्व की भाषा या लैंग्वेज ऑफ हेजेमनी बनने की कोशिश कर दी। उससे क्या होता है कि हीनता बोध व्याप्त हो जाता है, और जैसे ये न हो कि हमारी स्पर्धा इससे हो रही है, ये हमारी शत्रु भाषा बन गई। भारतीय भाषाओं में ये जो एक तरह का वातावरण बनाने की कोशिश होती है, इससे बचने की कोशिश होनी चाहिए। तो हम अपनी बात विस्तार से कहें, और किसी लकीर को छोटा करने का अर्थ ये नहीं कि उसको काटना, उससे बड़ी लकीर खींचना है। और शायद हिंदी जितनी व्यापकता से आगे बढ़ रही है, किसी भाषा को अस्वीकार किए बिना उसकी व्यापक पहचान बन रही है, उसके व्याकरण, उसकी शब्द संपदा, उसकी विस्तृत प्रवृत्ति और उसका समावेशी परिवेश, जो इंक्लूसिव नेचर है हिंदी का। और कहते हैं ना, कबीरदास का वो कथन, यद्यपि एक भाषा के संदर्भ में है लेकिन वो तथ्य है, संस्कृत कूप जल भाषा बता नीर। तो भाषा वही ज्यादा स्थायी और टिकी हो सकती है जो अपनी संकीर्णताओं को छोड़ेगी, विस्तारवादी होगी और समावेशी प्रकृति की होगी। भाषा के दो मुख्य गुण तो उसकी परिवर्तनशीलता, जीवंतता तभी है जब उसमें परिवर्तनशीलता है। और भाषा हालांकि यादृच्छिक होती है, लेकिन इसके साथ साथ वो परिवर्तनशील भी होती है, उसमें विकास होता है, अर्थ विस्तार होता है जी, उसमें अन्य शब्दों, अन्य को ग्रहण लगातार अपने में समावेश करने की योग्यता रहती है। लेकिन एक चीज और थी कि जैसे अभी डॉक्टर पांडे ने बताया कि मीडिया में और कई स्थानों पर, क्योंकि हिंदी का प्रयोजन मूलक स्वरूप भी हर जगह है, बैंकिंग में भी हिंदी का प्रयोग हो रहा है, मीडिया में तो आजकल आप देखेंगे कि अंग्रेजी चैनलों से ज्यादा हिंदी समाचार चैनल है। तो इसलिए रोजगार की संभावनाएं हिंदी में अब अधिक होती चली जा रही हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि अधिक से अधिक वर्ग जो है वो हिंदी की ओर उन्मुख भी हो रहा है। बिल्कुल आकर्षित। एक बात तो बड़ी महत्वपूर्ण पांडे जी आपने बताई कि ज्ञान की भाषा के रूप में भी हमें हिंदी को आगे लाना होगा, और ज्ञान के साथ साथ शोध की भाषा के रूप में भी, यानी जो मौलिक शोध है उसकी भाषा हिंदी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है वैसे तो बहुत सारे विश्वविद्यालय इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें और आगे बढ़ने की अभी गुंजाइश है। मैं प्रोफेसर स्मिता चतुर्वेदी आपका बहुत हृदय से आभारी हूं कि आपने हिंदी भाषा की जो एक गौरवशाली परंपरा रही है उस पर विस्तृत चर्चा की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे जी, आपने संवैधानिक स्थिति हिंदी की है उस पर बहुत ही विस्तृत रूप से प्रकाश डाला, और जो उसके अंतरंग पहलू थे उनको आपने एक एक करके स्पष्ट किया। बनवाली जी, विज्ञान के अध्येता होने के साथ साथ हिंदी साहित्य में जो आपकी रुचि है और जिस सक्रियता से आप हिंदी को आगे लाने के लिए प्रयासरत हैं, मुझे
आशा है कि हमारा विश्वविद्यालय इसमें अग्रणी बनेगा। तो मैं आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं और इस परिचर्चा के माध्यम से मैं ये आशा करता हूं कि हम हिंदी के प्रति वचनबद्ध होंगे और अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को हम न केवल पहचानेंगे बल्कि उस पर गर्व करेंगे और उसको और प्रचार प्रसार देने में भरपूर योगदान करेंगे। नमस्कार।